हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास का 18th चैप्टर यानी कि 18वां अध्याय, उसका भी भाग 6। 5 भाग तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे पादप जहां से हमें क्या मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है ना, तेल मिल रहा है। तेल उत्पादक पादपों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे हमने सरसों पढ़ा, हमने मूंगफली पढ़ी, हमने कोकोनट पढ़ा है ना, नारियल पढ़ा, हमने अरंडी का तेल पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, उसका आर्थिक महत्व पढ़ा, उत्पादक उत्पत्ति पढ़ी। तो जो जो चीज़ें ध्यान में देनी थी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। आज अपन भाग 6 के तहत नए पादपों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। दैट मीन्स आज हम देखेंगे ऐसे पादप जो कि रेशे देते हों, जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हों, फाइबर्स प्राप्त होते हों। तो स्टार्ट करें हम। रेशे उत्पादक पादप है ना, रेशे जहां से प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे पादपों के नाम हमें देखने हैं, उनके आर्थिक महत्व देखने, उनकी उपयोगिता देखनी है। पादप रेशों का उपयोग मानव की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। प्लांट से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है, हमें औषधियाँ मिलती है, हमें फाइबर्स मिलते हैं, हमें ऑयल मिलती है, और हमें मतलब जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमें मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, मतलब मैनी मोर, हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पादपों से मिलती है। हाँ या ना। आर्थिक दृष्टि से रेशे उत्पादक पादप खाद्य पादपों के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसे प्लांट जो हमें खाद्य पदार्थ तो दे रहे हैं, बट ऐसे पादप जो कि हमें रेशे देते हैं, वो खाद्य पदार्थों वाले पौधों के बाद में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है, या भूमिका अदा करते हैं। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ या ना, है ना। तो हमें प्रथम आवश्यकता है भोजन के पश्चात वस्त्रों का, है ना। द्वितीय स्थान है, भाई हम ऐसे बोलते हैं ना, रोटी यानी कि भोजन में आता है ना, कपड़ा यानी कि वस्त्र में आता है, और रोटी कपड़ा मकान यानी कि आवास, है ना। तो ये तीनों हमें कहाँ से मिलता है, पादपों से मिल जाता है इजीली। हाँ या ना। भाई रोटी, अन्न, खाद्यान्न, ये सब क्या है, पादप ही तो है, तो हमें भोजन आराम से मिल रहा है। ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। बिना कपड़ों के, कम कपड़ों के इंसान रह सकता है, बट बिना खाए नहीं रह सकता। हाँ या ना। तो प्राथमिक आवश्यकता हमारी कौन सी है, हमारा भोजन। द्वितीयक आवश्यकता है हमारी वस्त्र। वस्त्र की आवश्यकता तो है ना। सर्दी से बचने के लिए हमें कपड़े चाहिए, गर्मी में पहनने के लिए, बारिश में पहनने के लिए, मतलब जो जो सीज़न आता है उसके आधार पे हमें वैसे ही कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। हाँ है ना। तो वस्त्र हमारी द्वितीयक आवश्यकता हो गई। बंदा, जैसे हम बिना मकान के रह सकते हैं, लेकिन खाए बिना और बिना कपड़ों के नहीं रह सकते, ठीक है। तो सेकंड नीड क्या है हमारी, वस्त्र। पौराणिक काल से ही मानव का तन ढकने के लिए पादप रेशे का उपयोग किया जाता है। मतलब शुरू से ही, चाहे देखो जो जैसे भील प्रजाति होती है, हायाबुसा हु ऐसा करके जो आता है, उसमें वो पत्ते, है ना, पत्ते यूज़ करते हैं। तो एक बार बताओ, पत्ते भी तो प्लांट्स ही हैं, है ना, उसी का पार्ट है। तो हम वहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे हमारे गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया था, सूत काटना स्टार्ट किया था, है ना, कपास का सूत काटना स्टार्ट किया था, और सूती खादी कपड़े हमारे लिए बनाए थे, ऐसा कुछ था। हाँ है ना। तो हम कह रहे हैं कि जब पुराने ज़माने से लेकर के आज तक के टिल डेट तक हमें पादप पे डिपेंड रहना है, हमारे किसके लिए, रेशों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इनकी तुलना में जांतव रेशे, एनिमल फाइबर जैसे ऊन, रेशम, फर का उपयोग काफ़ी सीमित है। मतलब जैसे प्लांट से जो फाइबर बनते हैं और एक एनिमल से भी मिलता है, जैसे चमड़ा हो गया, या उनके जैसे भेड़ है ना, भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे अपन ऊन बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, जांतव रेशे हो गए। और जो प्लांट से मिलते हैं वो अलग फाइबर हो गए, जैसे कपास, है ना। तो ये बोल रहा है कि इनकी तुलना में जो जांतव रेशे हैं, जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, फर हो गया, इनका उपयोग क्या है, काफ़ी सीमित है, लिमिटेड यूज़ किया जाता है। अब है रेशों के प्रकार। हमने पढ़ लिया रेशे की आवश्यकता क्यों है। अब हमें देखना है कि रेशों के टाइप्स क्या है, टाइप ऑफ फाइबर्स। पादप रेशे पौधों के विभिन्न भागों से विभिन्न रूपों में प्राप्त किए जाते हैं, विभिन्न रूपों में प्राप्त किए जाएंगे।
उत्पत्ति व रचना के आधार पर पादप में 3 प्रकार के, है ना, मुख्यतः 3 प्रकार के हमारे पास रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से? सतह रेशे यानी कि फाइबर्स। कौन से? सरफेस फाइबर्स। सतह यानी कि सरफेस, रेशे यानी फाइबर्स। ये पादप अंगों जैसे बीज या फिर फल की सतह पर अतिवृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। ये क्या होंगे? यदि अपन सतह रेशे की बात करेंगे यानी कि सरफेस रेशा, तो या तो क्या होगा, किसी के बीज होंगे, है ना, या फिर फल होगा। तो उसकी जो बाहरी आवरण होगा, जो बाहरी कवरिंग होगा, ये वाला, है ना, इसकी सतह से जो रेशा बनाया जाता है, मैंने रेखा लिख दिया था, रेशा बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सतह रेशा कहते हैं। जैसे कपास, ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा, कपास। मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे, वो जो बास्ट रेशे हमने कहीं और भी पढ़ा है, आई थिंक 11th क्लास में हमने बास्ट सेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमने वो क्यों पढ़ा था, बास्ट सेल्स क्यों पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। ये कुछ द्विबीजपत्री स्तंभ के फ्लोएम, है ना, फ्लोएम रेशों एवं परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। जो फ्लोएम होता है ऐसा कुछ होता है ना, कॉर्टेक्स। देखो सबसे पहले क्या होता है? एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा, उपत्वचा, ठीक है, उसके बाद में अपने पास कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर ये हमारा परिरंभ आ जाता है, उसमें हमारे फ्लोएम जाइलम आ जाते हैं, है ना, इस तरह की कुछ होती है, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो मृदु स्तंभ और बास्ट रेशे है वो कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले तो वो द्विबीजपत्री स्तंभ, हमने डाइकोटिलेडन स्टेम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई 11th क्लास के चैप्टर में। आप चाहे तो मेरा वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि परिरंभ कहाँ प्रेजेंट होता है ना, फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये जो बास्ट रेशे है, या देखो स्तंभ आ गया तो याद रहेगा द्विबीजपत्री स्तंभ से लिए जाते हैं, उसमें भी फ्लोएम रेशे या फिर परिरंभ, परिरंभ को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल से प्राप्त किए जाते हैं, जो विशेष प्रकार की संकीर्ण, दीर्घित वे काष्ठीय दृढ़ीकृत कोशिकाएं होती है। कैसी? और ये बास्ट सेल्स होती हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना, कोशिकाएं कैसी होती है? संकीर्ण, दीर्घित, काष्ठीय दृढ़ीकृत कोशिकाएं, इनको बास्ट सेल भी कहते हैं। और उदाहरण क्या होगा इसका? जूट, क्यों? क्योंकि थोड़ी टफ है ना, और सन पटसन। तो इस तरह के जो रेशे होंगे वो कहाँ से मिलेंगे? द्विबीजपत्री के स्तंभ से, फ्लोएम रेशों से या फिर परिरंभ रेशों से। ये कैसे होंगे? काष्ठीय होंगे, दृढ़ होंगे, हाँ है ना। तो ये कौन सी सेल से बनते हैं? बेसिकली बास्ट सेल से बनते हैं, इसलिए इनको अपन बास्ट फाइबर भी कहते हैं। क्लियर? कड़े या पर्ण रेशे, ठीक है, हार्डर या फिर लीफ फाइबर्स। एक बीजपत्रियों की पर्णों, एक बीजपत्री पर्ण की भी पूरा हमने अनुप्रस्थ काट लिया हुआ है और उसको अच्छे से समझाया हुआ है 11th क्लास के वीडियोस में, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्राप्त किए जाते हैं जैसे मूंज, एरा और पटेरा। क्लियर बात? पादप रेशों का वर्गीकरण, है ना, अब क्या करना है अपन को? पादप रेशों का वर्गीकरण करना है। मूर्धन्य आर्थिक वनस्पति विज्ञानी A.F. हिल, ठीक है, ने अपनी पुस्तक कौन सी? इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी क्यों लिखेंगे? देखो बॉटनी क्या है? जिसमें अपन पादपों के बारे में बात करते हैं, है ना। अब इन पादपों के जब आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे, आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे, तो यानी कि आर्थिक का वर्ड क्या होता है? इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। तो भैया आप खुद सोचो कि जब कोई साइंटिस्ट जो होगा वो पादप की इकोनॉमिक लेवल पे बात करेगा तो उसकी बुक का नाम क्या होगा? इकोनॉमिक बॉटनी। याद रहेगा पुस्तक का नाम। और साइंटिस्ट कौन थे हमारे? A.F. हिल, ठीक है। अब हिल कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि जो वनस्पतियां हैं, अधिकतर वनस्पति क्या होती है? हिल पे मिलती है ना, ये क्या है? हिल है। तो याद रहेगा कि हिल नाम के वैज्ञानिकों ने पादप की इकोनॉमिक के बारे में बताया था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। कौन से बुक में? अपने इकोनॉमिक बॉटनी में। याद रहेगी चीज़ें। तो उपयोगिता के आधार पर पादप रेशों के 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कैसे?
वस्त्र रेशे यानी कि टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर। इन रेशों से कपड़े, रस्सियाँ, बोरे, सूतली आदि बनाए जाते हैं, जैसे कपास, जूट और सन। सूतली बम, एक बारूद होता है, उस पर सूतली लपेटी भी होती है, और इस सूतली पे यहाँ पे चिंगारी लगा दो और भट से आवाज़ आती है। और इस बार तो आपको पता है कि पटाखे वटाखे सब बैन हो चुके हैं, हाँ या ना। दिवाली पे इस बार पटाखे नहीं जलाए होंगे, है ना, और जलाए होंगे तो नहीं जलाने चाहिए थे, ठीक है। सो अभी अपन टॉपिक पे आते हैं, अलग ही टॉपिक चला गया है। वस्त्र रेशे कैसे होते हैं? ऐसे रेशे जिनसे अपन बेसिकली कपड़े बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, बोरे, जो टाट के बोरे नहीं होते जिसमें गेहूं भरते हैं अपन बेसिकली, ठीक है। सूतलियाँ बहुत ज़्यादा काम आती है किसी भी चीज़ को खींचने में, या कुछ जैसे खाट वाट बनाने में। खाट बनाने में नहीं आती है, मतलब सूतलियाँ बहुत जगह काम आती है, ठीक है। आदि बनाए जाते हैं, जैसे कपास, जूट और सन आदि, ठीक है। नेक्स्ट, कुर्च या ब्रश रेशे, जो ब्रशिंग वाले एकदम पतले पतले फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं? इनका उपयोग झाड़ू, ब्रश बनाने में किया जाता है, जैसे खजूर की पत्तियाँ। आपको पता है कि खजूर की पत्तियों से सबसे अच्छी झाड़ू बनती है, ठीक है। तो हमें याद रहेगा कि वस्त्र रेशे क्या होंगे और हमारे पास कुर्च या फिर ब्रश रेशे क्या होंगे, ठीक है। गूंथने या खुरदरे बुनने वाले रेशे, ठीक है, गूंथने के जो काम आए या फिर जो खुरदरे हों, प्लेटिंग या फिर रफ वीविंग फाइबर्स। इनसे टोकरियां, चटाइयाँ, टोपियाँ, कुर्सियों की सीट आदि बनाए जाते हैं। उदाहरण बांस। आपको पता होगा पहले जैसे उद्योग में काम आता था, जैसे बहुत सारे जो लोग होते थे वो अपने घरों में, आज भी आप जैसे चौड़ा रास्ता जाएंगे, तेलीपाड़ा जाएंगे, है ना, मतलब जयपुर शहर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे घरों में ऐसे लोग हैं जो बैठ कर के जो कुर्सियाँ होती हैं ऐसी, ठीक है, इस तरह की कुर्सियाँ होती है, फिर उसमें ऐसे प्लास्टिक के से कुछ ऐसे रेशे जो हैं वो भरते जाते हैं। देखा है कभी आपने? कुर्सी देखो मेरी कितनी खतरनाक बनी है ना, लगी नहीं रही कुर्सी, बट तुम्हें समझ में आ गया ना, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, कुर्सी का भरने के लिए काम आता है, ठीक है। टोपियाँ आपको बताइए, चटाइयों में भी ऐसे वीविंग होती है, आप देखो चटाइयों में एकदम पतले पतले रेशेस जो हैं वो डाले जाते हैं गूंथने के लिए। और टोकरियाँ आपको पता है ऐसे बनती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें अपन फ्रूट्स वगैरह और ये सब बनवाते हैं। एक कहते हैं ना टोकरी बना दो, शादियों में बेसिकली जाती है या फिर किसी भी अच्छे फंक्शन के लिए जाती है। तो उदाहरण क्या आएगा? बांस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। क्लियर? भराव रेशे यानी कि फिलिंग फाइबर्स। रेशों का उपयोग रजाइयाँ, गद्दे, तकिए आदि भरने में किए जाते हैं, जैसे कपास, मदार, सेमल, कोयर आदि। कोयर आपको पता है, हमने पढ़ा था अभी नारियल के अंदर कोयर, जिससे अपन ने मैट्रेसेस बनाए थे, नेक वाले मैट्रेसेस बनाए थे, याद रहेगा। अब प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, इनका उपयोग सीधे ही शरीर को ढकने के लिए किया जाता है, जैसे शहतूत, जिसकी छाल से टापा वस्त्र बनता है, ठीक है। इसकी छाल से क्या बनेगा? अपना टापा वस्त्र बनेगा, किससे? शहतूत से, ठीक है। अब छठा हमारा क्या है? कागज बनाने वाले रेशे, यानी कि ऐसे रेशे जिससे हमें पेपर मिल सके, पेपर मेकिंग फाइबर्स। इनसे कागज, कार्डबोर्ड आदि बनाए जाते हैं, जैसे बांस, नीलगिरी और कई प्रकार की घास, सफेदा आदि, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जो रेशे हैं किस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको नोट्स बना लेने हैं, पढ़ाई करते रहना है बिल्कुल सिंसियरली, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर पे है। ये चैप्टर लेंदी है जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों इसको पढ़ लो ना। रीड करने में क्या जा रहा है? रीड करने से भी कुछ माइंड में घुसता है तो क्या दिक्कत है? सुनने में भी कुछ माइंड में सेट होता है तो क्या दिक्कत है? हाँ या ना? तो फिर मिलेंगे अपन जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।